श्रोताओं नमस्कार। आज है विश्व रेडियो दिवस। हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। श्रोताओं, इसमें कोई संदेह नहीं कि रेडियो ने लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आज भी निभा रहा है। करोड़ों लोग रेडियो सुनते हैं और आज भी ये सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। तो आज इस खास मौके पर हमने टेलीफोन पर बात की जानी मानी शख्सियत नंद भारद्वाज जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, मैं आपसे आज विश्व रेडियो दिवस पर कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ, लेकिन उससे मैं पहले मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि नंद भारद्वाज आकाशवाणी बीकानेर में सहायक केंद्र निदेशक के पद पर रहे। आप दूरदर्शन जयपुर में केंद्र निदेशक के पद पर भी रहे। दूरदर्शन गुवाहाटी के प्रादेशिक चैनल पर और डीडी न्यूज पर कार्यक्रम निदेशक के रूप में आप दिल्ली में रहे। इसके अलावा दूरदर्शन महानिदेशालय में वरिष्ठ निदेशक और दूरदर्शन जयपुर में वरिष्ठ निदेशक के रूप में भी आपने कार्य किया। इसके साथ ही आप हिंदी और राजस्थानी साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर हैं। यानी आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च पदों पर रहते हुए भारतीय साहित्य को जन जन तक पहुंचाया है। तो आप स्वयं एक इंस्टीट्यूट हैं सर। और सबसे बड़ी बात कि आप सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ सर। जी, धन्यवाद। प्रणाम, बताएँ। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मनोरंजन के कई माध्यम आ जाने के बाद भी रेडियो की जगह तो कोई नहीं ले पाया। अगर हम भारत के संदर्भ में भी बात करते हैं तो आपने तो रेडियो की एक दुनिया देखी है। क्या कहेंगे आप? रेडियो की संस्कृति से वाकिफ हैं आप? रेडियो तब और अब क्या है, क्या हुआ है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं इस विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो के सभी प्यारे श्रोताओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। जी। उन्हें बता दूँ कि करीब 13-14 फरवरी 1922 को ब्रिटेन से पहला प्रसारण आरंभ हुआ था। तब से रेडियो लगातार उनकी सेवा में हाजिर रहा है। जी। बीबीसी ने बहुत वर्षों तक दुनिया में अपनी सेवाएं दी है और उसी की पद चिन्हों पर चलते हुए 1927 में ही वैसे तो भारत में ब्रॉडकास्टिंग की स्थापना हो गई थी। हम्म। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बन गई थी और फिर 1936 से आकाशवाणी अस्तित्व में आया। जी। ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग थी ये बदल करके आकाशवाणी हो गई हम्म। और जब देश आजाद हुआ तब तक कई केंद्र स्थापित हो चुके थे, खासतौर से बम्बई, कलकत्ता और फिर दिल्ली वगैरह ये केंद्र भी स्थापित हो गए थे। जी। और फिर जो प्रसारण का विस्तार हुआ तो उसमें पूरे देश में एक नेटवर्क रेडियो का बन गया। रेडियो ही एक ऐसा नेटवर्क था जो पूरी दुनिया में उस वक्त अपनी एक पहचान बना चुका था हम्म। और रेडियो के प्रति लोगों के मन में बहुत गहरी आस्था भी थी, उससे बहुत उम्मीदें भी बड़ी थी। सहज सुलभ भी यही माध्यम रहा है। जी। हालांकि टेलीविजन आ चुका था, जी। लेकिन हमारा टेलीविजन बहुत बाद में आया, यानी 1959 में करीब टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। हम्म। उससे पहले तक तो रेडियो ही एक प्रसारण माध्यम के रूप में उपलब्ध था और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में था। ये जो आज बहुत सारे चैनल या बहुत सारे जो रेडियो के दूसरे केंद्र आ गए हैं, हम्म। तो ये पहले अस्तित्व में नहीं थे, बल्कि ये एक सार्वजनिक सेवा के रूप में था। और इस अर्थ में पब्लिक के साथ, यानी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लोक प्रसारण का जो अवधारणा है, जी। उससे हमेशा जुड़ा रहा है। और इसकी प्राथमिक जो सेवा है वो देश को सूचित करना, शिक्षित करना और स्वस्थ मनोरंजन देना, जी। ये प्रमुख रूप से रहा है। इस उद्देश्य से जुड़ करके रेडियो ने बहुत काम किया है। यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किया है। कृषि हम्म। प्रसारणों ने बहुत गहरी साख बनाई है। जी। तो इस दृष्टिकोण से रेडियो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ माध्यम रहा है। जी। वो कोई केवल, ठीक है, संस्कृति का संरक्षण है, संस्कृति के अलावा जो दूसरे रूप, उन सबको संरक्षण देता है, लेकिन उसका दायरा पूरा जीवन है, हम्म। पूरा देश है। और देश ही क्या है, पूरी ह्यूमैनिटी है, जी। पूरी मानवीयता मानवता है। उसके जी। दायरे में आती है। जी। इस लिहाज से रेडियो एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा रहा है। इसी अर्थ में इसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा जाता है। जी। तो ये है रेडियो की परंपरा से जुड़कर रेडियो ने काम किया है और मेरे ख्याल से तो आज भी वो उतना ही ज्यादा लोकप्रिय भी है और प्रासंगिक भी है। जी महोदय, जब रेडियो अपने स्वर्णिम काल में था, एक सुर मंदिर का एहसास होता था।
सुरीले गीत हों, दमदार आवाजें और जो लयबद्ध उद्घोषणाएं थी, वो किसी को भी प्रभावित कर लेती थी। जी, अंतर्मन की अतल गहराइयों से निकले अल्फाज एक नया आलोक मन को आविष्ट करता था और इसी आविष्ट स्थिति में दार्शनिक, चिंतक, कवि, कथाकार और साहित्यकारों का जन्म हुआ। इसी जी। रेडियो की दुनिया में जब दार्शनिक, चिंतक, कवि, कथाकार, संगीतकार मिलते थे, तो ऐसी सार्वभौमिक, सार्वकालिक संगीत में कृतियों का निर्माण होता था जो रेडियो की संस्कृति को महान बनाती हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन अब जो लोग रेडियो से जुड़ रहे हैं, वे इंटेलिजेंट तो हैं सर, तकनीकी रूप से भी बहुत समृद्ध हैं, लेकिन रेडियो की जो आत्मा है, उनसे वो थोड़ा अनभिज्ञ हैं। तो क्या समझें रेडियो का भविष्य? एक तो मंदाकिनी, ये बहुत अच्छी बात है कि रेडियो से, जैसा तुमने कहा, बहुत अच्छे लोग, मतलब चाहे कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, जी। ऐसे तमाम लोग शुरू में रेडियो से जुड़े रहे हैं। हुँ। मैं खासतौर से अगर साहित्य की ही बात करूं तो सुमित्र नंदन पंत, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, रमानाथ अवस्थी, मुद्रा राक्षस, कितने ही नाम जी। मुझे ध्यान आते हैं जी, जी। जो रेडियो की सेवा में सीधे रूप में जुड़े हुए रहे। हुँ, हुँ। और उन लोगों ने जो एक जो बड़ी अवधारणा दी प्रसारण को, उस पर आगे चलकर बहुत उसका विकास हुआ। ठीक है, बड़े लेखक हैं, उनकी प्रायोरिटी दूसरी होती है, वो अपने अपने क्षेत्र में बाद में अलग हो गए, लेकिन बहुत से लोग आखिर तक जुड़े रहे। जी। गिरिजा कुमार माथुर जैसे लोग तो अंत तक रहे, रविंद्र रमानाथ जी रहे, हुँ। जो एक कवि के रूप में अपनी अलग पहचान रखते थे। तो ये जो परंपरा है, ये रेडियो की समृद्ध परंपराओं में आती है, जो स्वर्णकाल जिसको कहा जाता है। हालांकि मैं तो सारे ही कालों को स्वर्णकाल ही मानता हूँ। जी, ऐसा जी, नहीं है कि कोई दूसरा माध्यम आ गया तो रेडियो कमजोर हुआ, जी। क्योंकि ये पब्लिक की, जनता की जरूरत से माध्यम विकसित होते हैं। जब देश का स्वाधीनता आंदोलन था जी। तो पत्रकारिता का भी अपना एक महत्व था। वो हुँ, एक हुँ। हमारे ही एक माध्यम से जुड़ा हुआ एक जो प्रिंट मीडिया है, उस रूप में उसकी साख है। उसका मिशन उस वक्त दूसरा था। उस वक्त एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करते थे। रेडियो भी उसी बड़े उद्देश्य से जुड़ करके काम करता था। जी। ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में था तो एक मंत्रालय का नियंत्रण रहता था, लेकिन उसका एक आकाशवाणी का कोड है, उसकी एक आचार संहिता है, वो हुँ। बहुत ब्रॉड है। जी, जी। उसमें बहुत लोगों को शामिल करना, यहाँ तक कि सरकार की आलोचना करना भी कोई बुरा नहीं माना जाता था। हुँ, हुँ। उसको और एक एक सम्मान का भाव, एक ह्यूमन डिग्निटी का भाव हमेशा रेडियो के प्रसारणों में रहा है। जी, खास तौर से संगीत के क्षेत्र में और नाट्य के क्षेत्र में रेडियो ने बड़ा योगदान दिया है। जी। और आज भी जो उसके अखिल भारतीय कार्यक्रम होते हैं, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम हो या नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम, इनकी आज तक एक साख है, लोग याद करते हैं उनको। जी। आज भी रेडियो संगीत सम्मेलन होते हैं तो कितनी एक विशाल दर्शक हमें आता हुआ दिखाई देता है। और अब तो उसके रूप भी बहुत बदल गए हैं। हुँ, हुँ। तो वो केवल यही नहीं है कि आप एक जगह बैठ करके सुने, आप जहाँ भी हैं, बिल्कुल रिमोट एरिया में भी हैं, हुँ। तब भी उसकी सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। जी, इस दृष्टिकोण से रेडियो का प्रभाव और प्रसार जो है बहुत व्यापक है। जी। और ये शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इतिहास से रेडियो का उसका जो अतीत है वो तो स्वर्णिम काल रहा ही है, वर्तमान भी कोई कमजोर नहीं है, जी। और भविष्य के प्रति भी मैं तो उतना ही आश्वस्त हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, क्योंकि एक पॉजिटिविटी का संचार हमारे भीतर हुआ। और जैसा जी, कि आपने कहा, बहुत सारे साहित्यकार आकाशवाणी के ज़रिए हमारे सामने आए। मैं भी कुछ नाम लेना चाहूँगी, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जी, महादेवी वर्मा हैं, निराला साहब हैं, पंत हैं, भीष्म जी, साहनी हैं, नागार्जुन हैं, कृष्णा सूक्ति हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं, श्रीलाल शुक्ल जी, हैं, धर्मवीर भारती जैसी अनगिनत सैकड़ों विभूतियाँ आकाशवाणी की जी, शान रही हैं सर। तो सही कहा। रेडियो हमेशा से मानव जीवन की आवश्यकता रहा, ये तो हम सभी जानते हैं। बात सूचना की करें, बात शिक्षा की करें, बात मनोरंजन की करें, तो लोगों को हमेशा इसने लाभान्वित ही किया है। और रेडियो के अस्तित्व ने बुद्धिजीवियों को, प्रवक्ताओं को, संगीतकारों को, गायकों को, लेखकों को, कवियों को और कलाकारों को जगाया, ऐसा हम मानते हैं। जी, और ये भी कहा जाता है कि रेडियो ने शंखनाद किया कि कला कभी मरेगी नहीं, साहित्य कभी हम्म, मौन नहीं होगा और संगीत कभी बेसुरा नहीं होगा। सूचना और मनोरंजन सभी के मूल अधिकार में शामिल रहेंगे। और ये भी माना गया कि रेडियो केवल भाषा का टकसाल गृह नहीं, बल्कि वाणी का एक रसायन है। और शायद हम्म, इसीलिए रेडियो श्रोताओं की कल्पना में हमेशा से रहा। लेकिन जी, आज जब कई बार हम आम आदमी से मिलते हैं तो कहते हैं, रेडियो कौन सुनता है? कौन सुनता है आपका रेडियो? तो मैं जी। आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या रेडियो अपनी यात्रा में कभी अप्रासंगिक हो सकता है?
मैं तो सोचती हूँ नहीं। देखिए, जितने साधन नए आते हैं ना, तो उस जी। वक़्त एक थोड़ा-सा नए का एक आकर्षण रहता है, चाहे टेलीविज़न आया या दूसरे ये जो नया माध्यम आया, सोशल मीडिया आया। तो नया माध्यम होता है तो एक बार चर्चा में लगता है, लोगों को आकर्षित करता है, तो लगता है कि अब पीछे वाले माध्यम उतने प्रभावशाली नहीं रहे। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसकी जो प्रसारण संख्या है या उसका जो सर्वेक्षण करके देखिए, वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि जीवन की आवश्यकता से जुड़े हुए माध्यम हैं। ये सब रहेंगे, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। जो काम रेडियो कर सकता है, वो दूसरा कोई माध्यम नहीं कर सकता। जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है, जो उसकी सुविधा है, जो उसको उसके प्रसारण का जो स्वरूप है, वो ऐसा है कि वो आपके आपके नियमित काम को डिस्टर्ब करता ही नहीं है। आप अपना जो काम करते हैं, करते रहिए। वो रेडियो आपको अपने आपके बैकग्राउंड में रह कर के आपको सेवाएँ देता रहेगा। हुँ, हुँ। चाहे आप संगीत सुने, चाहे आप ज़रूरी सूचनाएँ, समाचार सुने, चाहे आप कोई ज्ञान की बात सुने, अपनी संस्कृति की बात सुने, जिन किन्हीं लोगों के प्रति आपके मन में बहुत बड़ा आदर है और आकर्षण है, उन लोगों को आप इस माध्यम से बहुत सहज ढंग से सुन समझ सकते हैं। जी। तो ये जो इसकी प्रकृति है, ये जो इसका रूप है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही इसको हमेशा जिंदा रखेगा। कोई माध्यम कभी किसी का दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। ये इतिहास से साबित है। जी। इसलिए कुछ लोगों को भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन ये बहुत एक टेम्परेरी फ्रेज है, एक अस्थायी सोच है, जो धीरे-धीरे अपने आप वॉश आउट हो होकर के और एक सही समझ उसमें विकसित होती है। जी तो सर। इस दृष्टिकोण से मुझे तो कोई उसकी आशंका नहीं लगती कि रेडियो की का समय पूरा हो गया या अब उसको कम सुनते हैं। वो आज भी सुना जाता है, आज भी, बल्कि नहीं सुना जाता तो इसलिए व्यावसायिक चैनल क्यों आते? जी, जी। उनको चलाने में इतना सुविधाजनक है और लाभदायक है, तभी तो आए हैं। जी, बिल्कुल। तो जी। सर जैसा कि हमने बात की कि आज तकनीकी युग है और जो आकाशवाणी से जुड़े लोग हैं, रेडियो से जुड़े अब जो लोग हैं, जो नई जनरेशन आ रही है वो तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध है। तो जब हम बात मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया की करते हैं तो वहाँ पर भी रेडियो के प्रति दीवानगी हमें देखने को मिलती है और तकनीकी रूप से रेडियो भी साउंड हुआ है। और जैसा कि अब तो मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप हम डाउनलोड करके कहीं पर भी बैठकर रेडियो सुन सकते हैं। पहले तो ये होता था कि हम सिर्फ घर पर ही सुन सकते थे। अब तो आप जी। कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी गए हैं, आप विश्व में कहीं भी हैं, कोई भी आकाशवाणी आप ऐप डाउनलोड करें और उसे सुन सकते हैं। यानी कि तकनीकी रूप से भी अब रेडियो समृद्ध हुआ है। जी। तो ज़ाहिर है ये युग भी रेडियो के लिए स्वर्णिम युग ही है। आपने बिल्कुल है। रेडियो के लिए बहुत काम किया है, रेडियो में एक लंबी पारी आपने अपने जीवन की दी है। हमारे आने वाले जो नई जनरेशन है और जो नए श्रोता वर्ग हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मार्गदर्शन तो देखिए मंदाकिनी मैं क्या दूं, मुझे तो लगता है कि बस लोग जुड़े रहें, उसके प्रति जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी हम करने की कोशिश करते रहे हैं और उस मिशन में आज भी मुझे कोई कमी नहीं लगती। समय बदलने के साथ में ये जरूर है कि थोड़े साधन सुविधाओं पर असर पड़ा है और नए माध्यम आए हैं, तो ठीक है, उन्होंने भी लोगों का जो समय है उसमें से कुछ हिस्सेदारी बांटी है। जी। इसके बावजूद मुझे लगता है कि खासतौर से युवाओं के लिए, किसानों के लिए और आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए सबसे सर्वसुलभ माध्यम जो है वो रेडियो आकाशवाणी है। जी। वो उससे जुड़े रहें, उससे उसकी सूचना संबंधी, उनकी शिक्षा संबंधी बहुत सी आवश्यकताएं पूरी होंगी। और अब तो जैसा तुमने कहा कि तकनीकी दृष्टि से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। जी। जब से एफएम आया है तो उसकी क्वालिटी बहुत सुधर गई है। प्रसारण का जो जितना व्यापक प्रसार हुआ है, बिल्कुल देश के रिमोट एरियाज में जिस तरह से अब सेवा पहुंची, और सैटेलाइट ने अब तो सीधी सेवा देनी शुरू कर दी है। जी। अब तो सारी सेवाएं एक एक आपकी जेब में आ गई है। एक मोबाइल के माध्यम से आप सारे माध्यमों को स्वीकार करके और उस सेवा का लाभ ले सकते हैं। जी। ये उसका विकास है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। और चॉइस रहनी चाहिए, विकल्प रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। जितना माध्यम ये विकल्पों के साथ सरवाइव करेंगे, उतने ही वो काम के होंगे, उतने ही वो उनकी सेवाओं के लिए लाभदायक होंगे। मुझे इस दृष्टि से युवाओं के लिए बहुत उम्मीद है इस माध्यम से। जी। और वे जुड़े रहें। पर अब तो एक टॉकबैक सिस्टम भी है, हुँ, आप आपस बात भी कर सकते हैं। हुँ, हुँ। सीधे हम उससे रिमोट में खड़ा आदमी भी आपसे
रेडियो से जुड़ सकता है। ये पहले सुविधा नहीं थी, अब हो जी गई है। जी। तो ये एक तरह से उसका कम्युनिकेशन का बेहतर माध्यम बन गया है और मुझे लगता है कि इस माध्यम को अपना ही रहना चाहिए, उनके लिए, जीवन के लिए बहुत लाभदायक। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय नंद भारद्वाज साहब, आपने धन्यवाद, बहुत अपना बहुत आपको भी अमूल्य वक्त शुभकामनाएं। हमें दिया है और विश्व रेडियो दिवस पर अपने अनमोल विचार हमसे साझा किए। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, विश्व रेडियो दिवस पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि रेडियो संचार का एक आसान और विश्वसनीय साधन है। जहां संचार का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं, वहां रेडियो आपके लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने रेडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि रेडियो बाहरी जगत से थके मांदे भीतर लौटे पथिक का मन शांत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खूबसूरत, मधुर और जीवंत आवाजें श्रोताओं के मन द्वार पर दस्तक देती हैं और जीवन को आनंदित कर देती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने रेडियो से जुड़े रहेंगे, हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहेंगे, मैं मंदाकिनी जोशी चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।